ओके, स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और बहुत आसान है ना। इसमें क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह कुछ होती है नहीं, सिंपल से ABCD का यूज है, अब बिल्कुल अच्छे से करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, और इसी टॉपिक के आधार पर ही सारे क्वेश्चन हो जाने हैं आपके, मतलब पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है आपको। पहला जो टॉपिक है आपका वो है आपका समरूप आकृतियाँ। कौन सी आकृतियाँ? समरूप आकृति, यानी समरूप का मतलब होता है सिमिलर शेप्स। पहला जो टॉपिक है आपका, ठीक है। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था 9th क्लास में आपने? सर्वांगसम आकृतियाँ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? यानी कॉन्ग्रेंट शेप्स पढ़े होंगे आपने। कहाँ? 10th में, 9th में। और यहाँ क्या पढ़ रहे हो आप? समरूप। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? एक होता है आपके पास सर्वांगसम, ठीक है। सर्वांगसम का मतलब होता है कॉन्ग्रेंट, ठीक हो गया। और एक होता है आपका समरूप यानी सिमिलर। 9th में आपने ये पढ़ चुके हो, अब ये वाला ये पढ़ेंगे। अब दोनों में क्या फ़र्क होता है? सर्वांगसम को अगर हम एक तरीके से अगर डिफाइन करें तो सर्व का मतलब क्या हो गया? सभी। सर्वांग, अंग भी आ रहा है, यानी अंग का मतलब जो उसके भुजाएं वगैरह जो भी, यानी सभी अंग। और सम का मतलब समान, उसके सारे के सारे अंग क्या होंगे आपके? समान। मतलब जैसे मैंने दो ट्रायंगल बनाए, अभी ट्रायंगल की बात है तो ट्रायंगल ही बना दे रहा हूँ। एक ट्रायंगल ये बनाया और एक ये बनाया, बात समझ गए? ये भी आपका 2 सेंटीमीटर, ये आपका 3, ये 4, ये भी 2, ये 3 और ये 4। और ये जो एंगल है, ये एंगल भी आपस में सब क्या है? बराबर। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो ये आकृति कैसी आकृति कहलाएंगी आपके लिए? यानी सर्वांगसम आकृति कहलाएंगे, यानी कॉन्ग्रेंट शेप्स कहलाएंगे। मतलब अब एक तरीके से अगर आपको ये साइड से नहीं मालूम पड़ रहा है तो वे आकृति जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी, यानी मिल जाएंगे। जैसे ये जो एक ये हाथ मैंने लिया अपना, एक दूसरा, ये दोनों का अगर मैं मिलाऊं तो एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली फिट आ जा रहे हैं। तो ये दोनों कैसी आकृति है हमारे लिए? सर्वांगसम आकृति। समझ गए ना? क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप हो जा रही है, यानी एक दूसरे के ऊपर आ जा रही हैं। ठीक हो गया? बात समझ में आ गई? अब बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसके सारे के सारे साइड एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये 2 है तो ये वाला भी 2, ये 3, ये 3, ये 4 है, ये तो 4। कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? सर्वांगसम आकृति का मतलब समझ गए तुम, जो हमने पढ़ा था, यानी कॉन्ग्रेंट शेप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? मेन चीज़ समझना है, समरूप की बात, यानी सिमिलर शेप्स की बात कर रहे हैं हम। सिमिलर, एक जैसे दिखने वाले, बस जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के इक्वल है, बस एक जैसे क्या होंगे? आपको दिखेंगे। जैसे मैंने एक ये शेप लिया, एक ट्रायंगल ये बनाया, एक इसके बाहर बना देता ट्रायंगल इस टाइप से। ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको? एक ये छोटा ट्रायंगल है, एक आपका क्या है? ये दोनों एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं। ठीक हो गया? वो कौन से शेप्स हो जाएंगे आपकी? सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन इसकी भी कंडीशंस है, इसकी भी क्या है आपके पास कि कौन सी आकृति समरूप होंगी, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, यानी सिमिलर कहें या समरूप कहें तो कौन सी आकृति समरूप होंगी? नंबर 1 जो कंडीशन होगी कि उनके संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी जो आपके संगत कोण होंगे, यानी संगत कोण समझ गए ना? करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि इनकी संगत भुजाओं, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स, संगत भुजाएं एक अनुपात में होंगी। क्या होंगी? एक अनुपात में होंगी या समानुपाती होंगी। बात एक ही, समझ गए ना? यानी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या आएगा? बराबर आएगा। अब कहने का मतलब क्या है? देखो, जैसे मैं एक शैडो, अब जैसे शैडो बन रही नहीं बन रही अभी तो खैर, जैसे आपकी एक शैडो बनती है ना, जैसे आपने यहाँ पर लाइट मारी, पीछे आपकी शैडो बनेगी। आप लाइट की तरफ गए, शैडो थोड़ी सी बड़ी होती जाएगी, तो वो एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है, बट एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं वो। तो आपका हाथ और आपके हाथ का शैडो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के
समरूप यानी सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। अब इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं, इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। देखो क्या चाहिए वाला छोड़ो। अब देखो कि किस तरीके से आप समझ रहे हो। जैसे मैंने अभी बताया कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो एक ये ट्रायंगल लिया मैंने अंदर वाला, ठीक है। इस वाले के ये वाले जो कोण, ये वाला कोण मान के चलो 30 डिग्री का है, तो ये वाला भी कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। हो सकता है नहीं हो सकता? ऐसे आकृति बड़ी होगी तो एंगल, भाई इसकी साइड, जैसे मैंने कहा कि एक मैं 30 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? ये 30 डिग्री का एंगल है। समझ गए? अब इस एंगल इतना ही रहने दे रहे हैं हम, लेकिन इसके साइड आपस में बड़े कर सकते नहीं कर सकते हम? मतलब भाई इसको हम आगे बढ़ा दे तो एंगल में कोई फ़र्क थोड़ा ना आएगा, एंगल तो उतना ही रहेगा 30 का 30। तो वही चीज़ है, साइड जो हमारे पास है इतनी है पहले, अब साइड हमने क्या कर दी? बड़ी बना दी, तो एंगल उतना ही तो रहा। सिंपल सी बात। ऐसी अगर ये मान के चलो, चलो ये भी 30 ही मान लो फिलहाल, तो ये भी आपके पास कितना होगा? 30। ये आपका 30 है तो ये भी कितना होगा? यानी जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं आपस में क्या आ गए? बराबर। जरूरी नहीं कि एक सारे आपस में बराबर होंगे, मतलब जैसे ये 30 है तो ये 30 है, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 50 है तो ये 50 होगा, ठीक है। अब साइड देखो आप, जैसे ये आप, मैंने कहा कि भाई संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। पहली कंडीशन ये हो गई, संगत कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। दूसरी कंडीशन क्या है कि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा, यानी एक ही रेशियो में होंगे वो। जैसे अगर ये मान के लो 2 है, 2 तो ये ज़्यादा कम हो गया, ये 10 है और ये मैंने कहा 5 है, ठीक है। और ये आपके पास चलो 3 ले लेते हैं, एक ही बात है, और इसको मैंने कहा 6, और ये आपके पास अगर 2 है तो ये हमने 4 ले लिया, मान के चलो। वैसे तो साइड इक्वल है तो एक जैसी होंगी, बात एक ही है, मतलब कोण इक्वल है तो साइड भी एक जैसी होनी चाहिए, है ना। बट अभी समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इनके साइडों का रेशियो देखो आप, कितना आ रहा है? ये 10/5, यानी कितना आ रहा है? 2/1। इसका देखो 6/3, यानी 2/1, और इसका देखो 4/2, यानी 2/1। तो यानी संगत कोण आपस में बराबर हो गए और संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया? आपस में इक्वल हो गया। तो ये जो आकृति हुई आपकी कैसी आकृति हो जाएगी? समरूप आकृति हो जाएगी, यानी सिमिलर आकृति हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो समरूप आकृति किसे कहेंगे? पता लग गया। संगत कोण आपस में बराबर होंगे और उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर। अब इन दोनों में फर्क देखो भाई, इसमें भी तो कोण आपस में बराबर हैं और संगत भुजाओं का अनुपात देखो तब भी बराबर आएगा, आएगा नहीं आएगा? 2/2 करो 1 आएगा, 3/3 करो फिर भी 1 आएगा, 4/4 करो फिर भी क्या आएगा? 1। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि जितने भी सर्वांगसम वाली आकृतियाँ होती हैं, जितने भी कॉन्ग्रेंट वाली शेप होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं? समरूप होती हैं। बात समझ गए ना? सारी की सारी सिमिलर होती, लेकिन जितने भी समरूप वाली आकृति होती हैं वो सारी की सारी सर्वांगसम वाली आकृति नहीं होती। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सर्वांगसम में कंडीशन क्या है? इक्वल होने चाहिए, साइड भी इक्वल होने चाहिए और उनके एंगल भी इक्वल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है? एंगल इक्वल होने चाहिए, लेकिन बस साइडों का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। साइड इक्वल ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, भाई रेशियो आपस में इक्वल हो जाए, बस ये कंडीशन। हाँ, मतलब इन दोनों में से एक, दोनों के दोनों इक्वल होने जरूरी है। मतलब ये वाली कंडीशन भी कंप्लीट होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाके वो क्या होगा? सिमिलर होगा। और सिमिलर का जो सिंबल होता है वो सिंबल ऐसा होता है, लहर ऐसा, समझ गए ना? ऐसे लहर निकलती है ना, यानी वेव्स निकलती हैं इस टाइप से, समझ गए? सिमिलर का शेप होता है। बात समझ गए ये चीज़? तो मैंने क्या कहा, जितने भी सर्वांगसम वाली यानी जितने भी कॉन्ग्रेंट वाली शेप्स होती है, सारी की सारी कैसी शेप्स होती हैं आपके पास? समरूप होती हैं। और जितने भी समरूप वाले होते हैं वो सारे के सारे कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांगसम वाली आकृति नहीं होती। समझ गए ना? बात समझ गए? तो समरूप वाली आकृति के एग्जाम्पल आपके उसमें बहुत दे रखे हैं। देखो ये देखो, यहाँ आपके बुक्स में देखो, यहाँ सबसे फर्स्ट ये देखो लिखा है, फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में सर्कल बना रखा है ना? 2 सर्कल आपस में बना रखे हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो एक दोनों समरूप हैं, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, है ना? और दूसरे वाले में देखो, ये भी समरूप हो जाएंगे, ठीक है? स्क्वायर बॉक्स दे रखा है। ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल भी दोनों क्या है?
समरूप। लेकिन इनमें से सर्वांग सम कोई भी नहीं है, इक्वल तो कोई है ही नहीं एक दूसरे के, लेकिन सारे के सारे क्या हैं, समरूप वाले आकृति। बात समझ गए ना? हाँ ये भी तो समरूप ही है सारे, तीसरा वाला ट्रायंगल वाले की बात चलिए। बात समझ में आ गई? यहाँ पर एक चीज़, हाँ वो वाला भी, हाँ एक ये वाला चीज़ देख, अलग शेप्स है यहाँ पर अलग अलग, ठीक है। हाँ मतलब कह क्या रहा हूँ कि आकृति एक जैसी दिखनी चाहिए आपके पास, और ये दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तभी वो समरूप होगा। एक यहाँ पर समरूप का सबसे अच्छा जो है एक एक्टिविटी दिखा रखी है आपके यहाँ पर। यहाँ पर देखो एक लेडीज है और उनकी बच्ची है ना, दोनों साइड से एक चार कोने वाली चीज़ पकड़े हैं, देख रहे हो, और ऊपर से लाइट आ रही है और उसकी जो शैडो है नीचे बन रही है। तो देखो शैडो क्या बन रही है आपके पास, नीचे बन रही है ना। तो ये जो शैडो है और ऊपर वाले जो उसने आइटम पकड़ रखा है, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे, यानी समरूप होंगे। समझ में आ गई बात? क्योंकि जैसे ऊपर ऊपर लेके जाएंगे तो शैडो आपस में क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी शैडो। तो भाई एंगल तो सेम ही रहना है, कोई भी चीज़ बढ़ेगा तो, बट साइडों का रेशियो भी उस हिसाब से बढ़ता रहेगा, बट इक्वल रेशियो रहेगा हमेशा। समझ गए ना? इसीलिए ये आपस में क्या हो जाएंगी, सिमिलर आकृति हो जाएंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। समरूप आकृति कौन से होगी पता लग गया? पहले इतना नोट कर लो तुम। अब ये दो आकृतियाँ, एक ये वाला शेप, एक ये वाला, ठीक है। इस पर चेक करना आपको कि कौन सा समरूप है और कौन से नहीं है। तो समरूप होने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि संगत कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो पहले वाले शेप में देखो, ये पहले एंगल चेक कर लेते हैं। क्या एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बिल्कुल है, और एंगल बी जो है आपका एंगल क्यू के इक्वल है, बिल्कुल है, 100 है। ऐसी जो डी है वो किसके इक्वल है, एस के, और जो सी है वो किसके इक्वल है, आर के। पहली वाली कंडीशन तो सही हो जा रही है ना। दूसरी वाली कंडीशन क्या थी, इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यानी 2.1 का रेशियो हम इससे निकालेंगे 4.2 से, तो 0 से 0, 21 दूनी 42, 1/2 ये आ जा रहा है। इनका निकालो 1.5 अपॉन 3.0, तो पॉइंट से पॉइंट गया, 15 2 जा 30, 1/2 इसका भी आ रहा है। ऐसे 2.5 का किसके साथ आएगा, 5.0 के साथ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। बात समझ गए? 1/2 इसका भी सेम आ जा रहा है, 2.5 और 4.8, इससे ये कट गया, 1/2 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, देखो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो आया वो भी आपस में क्या आ गया। तो इसका मतलब हम कहेंगे दोनों शेप आपस में क्या है, सिमिलर हैं, यानी समरूप हैं। बात समझ गए ना? दोनों कंडीशन का प्रूव होना जरूरी है। ऐसे इसमें चेक करो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो इक्वल ही आ रहा है। देखो 21/4 4.2 करोगे, यहाँ 2.1 4.2 2.1 4.2 2.1 4.2 इक्वल आ गया, लेकिन एंगल इक्वल नहीं भाई, ये कुछ और एंगल है, यहाँ पर कुछ और एंगल है ना। तो इसका मतलब एंगल आपस में क्या है, इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो कंडीशन दोनों का प्रूव होना जरूरी है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये आपका समरूप आकृति यानी सिमिलर शेप्स नहीं है। ठीक हो गया, और ये आपका सिमिलर है। बात समझ गए? बस लिख लो इसको ऐसे। ओके, एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे। आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने, ठीक है, भरने हैं उसको। सबसे फर्स्ट में क्या लिखा है, नंबर 1, सभी वृत्त यानी सभी सर्कल डैश होते हैं। जितने भी सर्कल हैं इस यूनिवर्स, पता नहीं कितने बनाते रहो, वो क्या सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं, यानी कॉन्ग्रेंट होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं, बताओ जरा। समरूप होते हैं, सिंपल सी बात। छोटा सर्कल बड़ा सर्कल हो सकते हैं, सारे के सारे सर्कल आपस में क्या है,
सिमिलर है, यानी एक जैसे हैं। इक्वल नहीं कह सकते हम उनको, एक जैसे दिखते हैं। समझ गए, सारे सर्कल सेम है, तो सेम है का मतलब क्या है, वो सिमिलर है आपके पास। ठीक है ना। इक्वल और सेम में फ़र्क होता है आपका। ठीक है। उसके बाद नंबर दूसरा है सभी वर्ग, यानी सारे के सारे स्क्वायर क्या होंगे, ये भी सिमिलर होंगे। ये भी सिंपल सी बात है, यानी समरूप होंगे। यानी दूसरे वाले में भी क्या आएगा, समरूप आएगा, सिमिलर। और दूसरा क्या कह रहा है, सभी डैश त्रिभुज यानी ट्रायंगल समरूप होते हैं। कौन से ऐसे ट्रायंगल है सारे के सारे जो सिमिलर होंगे, ब्रैकेट में दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज और दूसरा समबाहु या इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, यानी जिसके सारे के सारे साइड आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो वो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सारे सिमिलर हो जाएंगे। बात समझ गए ना। जैसे एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया जिसकी साइड 3 3 4 है, सॉरी ये भी 3 ही है। बात समझ गए। और एंगल तो सेम होंगे उनके, एंगल इनके कितने होंगे, 60 60। ठीक। ऐसे एक बड़ा ट्रायंगल और बना दिया मैंने जो भी इक्विलेटरली है, इसमें भी मैंने इसकी साइड 10 10 10, लेकिन एंगल तो सेम रहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, 60 60 के रहेगा। तो एंगल तो इक्वल आ गए आपके, क्या साइडों का रेशियो भी इक्वल आ रहा है, 3/10 3/10 3/10। बात समझ गए ना। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें समबाहु वाला आ जाएगा, यानी सेकंड नंबर है। फोर्थ वाला देखो क्या कह रहा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यानी कौन से दो बहुभुज, यानी कौन से दो ऐसे बहुभुज समरूप होते हैं, क्या कंडीशन होती, नंबर 1 यदि उनके संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, आपस में इक्वल हो, बराबर हो, और दूसरा दो, हाँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, आपस में समानुपाती यानी इक्वल रेशियो में होने चाहिए। तो फर्स्ट वाले में आपका आ जाएगा बराबर और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, समानुपाती। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद सेकंड वाला क्या कह रहा है, दो एग्जाम्पल आपको बताने, समरूप आकृतियों के एग्जाम्पल बताने, और दूसरा जो समरूप नहीं है। तो जो अभी बताया वही बता देना, जो अभी इस एग्जाम्पल में बताया था वही है, दो समरूप और जो समरूप नहीं है। सिंपल सी बात है। उसके बाद थर्ड वाले में क्या कह रहा है, इनमें से बताना ही कौन सा समरूप है कौन सा नहीं है। दो शेप्स दे रखी हैं आपको, वैसे ही देख लो यार, इनके साइडों का रेशियो तो इक्वल आ रहा है लेकिन एंगल सेम नहीं है, तो ये समरूप नहीं है। बात समझ में आ गई ना, इतनी बात क्लियर है। ओके, चलो थोड़ा इस वाले को कर लो फिर। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं प्रमेय 6.1। ठीक, ओके, अब हम पढ़ते हैं आपका थ्योरम 6.1। और उससे पहले देखो ये 6.1 थ्योरम किसके लिए है, वो यहाँ पर आपका देखो हेडिंग देखो, त्रिभुजी की समरूपता। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, देखो हेडिंग देखना उसमें, यानी दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जैसे जो अभी पहले कंडीशन बताई थी हमने, समरूप की कंडीशन क्या होती है, सिमिलर की कंडीशन क्या होती है। नंबर 1 क्या लिखा है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होने चाहिए, संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए, और दूसरा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, वो एक ही चीज़ है, जो पहले था वो ट्रायंगल के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होगा। बात समझ गए। अब यहाँ पर एक यूनानी गणितज्ञ थे जिनका नाम क्या था, थेल्स। क्या था, थेल्स, जिन्होंने एक प्रमेय दी हमारे लिए, एक थ्योरम दी ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक है, तो इस थ्योरम का नाम दे दिया गया थेल्स प्रमेय भी कहते हैं हम, और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं हम। ठीक है, कुछ भी नाम से आ सकता है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए भी बोल सकता है, या फिर आधारभूत समानुपातिकता थ्योरम भी कह सकते हैं। इसने क्या कहा देखो, यहाँ पर थ्योरम में क्या कहा, 6.1 थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ध्यान से देखना, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, एक भुजा के समांतर
अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब कुछ समझ नहीं आएगा पढ़ के, तो अब समझते हैं। यहाँ इनने क्या कहा था कि एक त्रिभुज लो, एक ट्रायंगल लो, उसके किसी भी एक साइड यानी एक भुजा के पैरेलल यानी समांतर कोई दूसरी लाइन खींचो। यानी इसके पैरेलल मैंने ये लाइन खींची, तो जो ये लाइन है ना जो हमने खींची यहाँ पर, ये अदर दो साइड्स को यानी अन्य दो भुजाओं को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब उसने ये कहा कि इनका जो रेशियो है किसका, यहीं पर लिख देते चलो, AD अपॉन किसके, DB किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के इक्वल होगा। ये किसने कहा था, थेल्स ने कहा था। कब, जब किस BC किसके समांतर होगा, DE के। ये हमने थ्योरम में खींचे, प्रमेय किसके अकॉर्डिंग है, ये थेल्स के अकॉर्डिंग। क्या कहा था थेल्स ने, पहले समझ लो कि एक ट्रायंगल के किसी भी एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, चाहे वो ये वाली ले लो, चाहे इधर वाली ले लो, चाहे इधर वाली, आपकी मर्जी, मैंने नीचे वाली भुजा ले ली, किसी एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा अगर हम खींचें या अन्य एक रेखा खींचें, तो वो जो रेखा है वो अदर दो भुजा, जो अन्य दो भुजा बचेंगे ना, उन दो भुजाओं को एक या इक्वल रेशियो में यानी एक समान अनुपात में क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। कौन कर रहा है विभाजित, ये वाली रेखा विभाजित कर रही है। ये रेखा क्या है, ये त्रिभुज के इस भुजा के क्या है, समांतर। समांतर, समांतर का मतलब इसके पैरेलल है, ये लिखो BC पैरेलल किसके है, DE के। बात समझ गया ना। तो जो हमने किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई दूसरी लाइन खींची है, वो लाइन अदर दो साइड्स को क्या करेगी, समान अनुपात में क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। ये किसने कहा था, थेल्स ने। ये आपको लिखना भी पड़ सकता है वहाँ पर कि अगर ऐसे कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखे, स्टेटमेंट लिखो थेल्स थ्योरम का, तो आप यही लिखोगे कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा हम खींचें, यानी एक साइड के पहले कोई दूसरी साइड हम खींचें, तो वो जो भुजा है अदर दो साइड्स को यानी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में यानी इक्वल रेशियो में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। बात समझ में आ गई। अब इसको हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमको, ये इससे हमको ये प्रूव करना है AD अपॉन DB इक्वल होता है किसके, AE अपॉन EC के। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हमने थोड़ा सा रचना करते हैं। D को किससे मिलाते हैं, इधर मिलाते हैं, ये लंबवत खींच रहे हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री का बनेगा। ये आ जाता है आपका कुछ भी E के बाद चलो M लिख लेते हैं इसको, और ये N 90 डिग्री है, ठीक है। और इस वाले को यहाँ मिला देते हैं और ये वाली भुजा को इधर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सॉल्व करने के लिए रचना कर रहे हैं, हमने कंस्ट्रक्शन करा है। हाँ, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, हाँ ये पूरा आपको बनाना पड़ेगा। बात समझ गए ना। सिंपल सा एक ट्रायंगल बनाना है, एक साइड के अकॉर्डिंग दूसरी साइड लेनी है, और ये साइड जो है अदर दो भुजाओं को एक इक्वल अनुपात में क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। बात समझ गए। अब इसको प्रूव करते हैं, ठीक। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखो क्या चाहिए हमको, AD चाहिए ना। तो AD देखो किस में आ रहा है, ये वाले आ रहा है, ये AD आ रहा है। तो AD इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज किस में आ रहा है, ADE में। तो लिखेंगे ट्रायंगल ADE में। समझ गए क्या आएगा, इस त्रिभुज का क्या लगाएंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ADE। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जरा बताओ तो। हाँ, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस यही लिखेंगे हम, AD ही त्रिभुज की बात चल रही तो AD हमारे पास बेस है, और आधार जो लिया उसी में जो लंब होगा वही ऊंचाई होगी। आधार हमारे पास ये है ना, इस पर जो परपेंडिकुलर गया है, लंब गया, वही इसकी ऊंचाई होगी, यानी क्या आ जाएगा, NE आ जाएगा। समझ गया ना, आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज की बात। ऐसी इक्वेशन नंबर 1 ही आ जाएगा। ऐसी दूसरा क्या चाहिए मेरे को, देखो DB चाहिए। DB कहाँ गया, कहाँ है DB, ये है DB, ठीक है। तो ये DB किस त्रिभुज में आ रहा है, ट्रायंगल तो लेना ही पड़ेगा हमको, DBE ये ट्रायंगल, ये देखो ये दिख रहा है इतना, ये वाला ट्रायंगल की बात चली, ये वाला, ठीक है। नहीं, केवल यही वाला लेंगे, इधर साइड वाला ही लिखना है ना हमको। तो ट्रायंगल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, अब ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज कौन सा लिखा हमने,
BE में। इसका एरिया निकाल देते हैं, ये चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, DBE क्या आएगा 1/2। बेस आपको वही लिखना है जो ये है, DB बेस आ जाएगा। अब इसकी ऊंचाई क्या आएगी, जब जो कोई भी ट्रायंगल, अभी तो मैं समझा रहा हूँ कि ऊंचाई वो क्यों ली, बाकी फिर एक ट्रिक भी इसके लिए, पहले ध्यान समझना। ये ट्रायंगल हमारे पास है ना इतना, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको इतना, ये ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ये वाला देखो, ये जो ट्रायंगल का एंगल है ये क्या है, अधिकोण त्रिभुज है। यानी इस टाइप से ट्रायंगल अगर आ गया, त्रिभुज में जो कोण है आपका क्या है, एक तो 90 डिग्री वाला एंगल होता है ना, जो सीधे 90 डिग्री रहता है, और 90 से जो ज़्यादा डिग्री वाला एंगल रहता है उसे हम बोलते हैं अधिकोण। ये तो जो भी हमारे पास ट्रायंगल अधिकोण ट्रायंगल बनेगा, अधिकोण त्रिभुज वाला बनेगा जिसमें 90 से ज़्यादा एंगल होगा, तो उसकी जो ऊंचाई है वो बाहर से ली जाती है ऐसे करके। इस ट्रायंगल की हाइट कहाँ से लेते हैं, बाहर से। तो यानी ये ट्रायंगल दिख रहा है तो इसकी हाइट बाहर से कौन सी, यही तो हाइट है इसकी, बात समझ गए ना। तो हाइट क्या आएगी आपकी NE। बाकी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, जो ऊपर वाले ट्रायंगल में हाइट ली वही नीचे वाले ट्रायंगल में हाइट आएगी। हाँ, बात समझ गए ना। ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइट तो आपको पता ही लग गई ना, बेस इंटू हाइट, और उसी के जस्ट नीचे जो ट्रायंगल लेंगे उसके लिए बेस तो वही लिखेंगे जो है अभी, और ऊंचाई ऊपर वाले ट्रायंगल का ही लिखेंगे जो है। इतनी बात समझ गए। अब ये क्या करेंगे, इन दोनों को हम, क्योंकि हमें अपॉन में चाहिए ना, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड कर लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या DBE, तो इनको डिवाइड करो जरा, कितना आएगा। फर्स्ट वाला 1/2 AD इंटू NE अपॉन दूसरा आएगा 1/2 DB इंटू NE। 1/2 से 1/2 गया, NE से NE गया, तो कितना आएगा AD अपॉन DB। ये इक्वेशन नंबर 1 है दो आप फिलहाल के लिए। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में गया ना। अब जैसा काम हमने इधर वाले ट्रायंगल के लिए वैसे उस वाले के लिए भी करना, इस वाले के लिए। एक तो आ गया ना AD अपॉन DB, अब इस वाले के लिए भी करना, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन लिखें कहाँ पर, चलो पहले आप इतना नोट कर लो फिर दूसरा करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखो, यहाँ तक हमने कर दिया था, समझ गए। अब जैसी प्रोसेस हमने इस वाले को निकालने के लिए की, वैसे इस वाले को निकालने के लिए करेंगे। अब यहाँ देखो AE, सबसे पहले क्या चाहिए, AE किस ट्रायंगल हमारा, देखो AE ये है ना, तो AED में आ रहा है, तो ट्रायंगल AED, तो डायरेक्ट एरिया ही निकाल दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या AED क्या होगा 1/2 बेस, बेस तो वही लेंगे जो दे रखा है आपको AE। अब बेस हमने ले लिया, आधार हमने ये ले लिया, तो ऊंचाई कौन से लेंगे, इस आधार पे जो लंब होगा, आधार पे कौन सा लंब है MD, यानी DM कह दो या MD कह दो, बात एक ही। अब मतलब परपेंडिकुलर जो है, समझ गए, बेस इंटू हाइट है ना। इक्वेशन नंबर इसको ले लो 3rd, समझ गए। उसके बाद नीचे क्या है, अब EC किधर गया भाई, ये है, तो कौन सा ट्रायंगल आएगा ECD। जैसे BD के लिए कौन सा आया था, BDE आया था, ऐसे EC के लिए EC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD है ना, 1/2 बेस तो हमारे पास क्या रहेगा EC रहेगा, और ऊंचाई क्या रहेगी जरा बताओ तो फिर MD ही रहेगी। बात समझ गए ना, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए हाइट ये आएगी जो ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए। अब इन दोनों को क्या कर दो, फिर डिवाइड कर दो। इक्वेशन 3rd डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, तो क्या आएगा 1/2 AE इंटू MD, और नीचे भी सेम आएगा 1/2 EC इंटू MD। MD से MD 1/2 से 1/2, तो क्या आएगा ये AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर B। अब यहाँ देखो जरा, इक्वेशन 1 हमारे पास था एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEP, ये AD अपॉन BD के बराबर। यहाँ पर देखो एरिया ऑफ AED
यूपी AED है, लेकिन यहाँ नीचे DEB है, लेकिन यहाँ पर क्या है ECD है। अगर ये दोनों भी इक्वल आ जाते हैं, ऊपर वाला तो इक्वल हो ही चुका हमारे पास, ADE और ADE इक्वल हैं। अगर नीचे वाला भी इक्वल आ जाता तो हम कहेंगे कि भैया जब इधर साइड वाले दोनों इक्वल हैं तो इधर साइड वाले भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो हमको ये देखना है कि ये दोनों इक्वल कैसे होंगे। कौन से ट्रायंगल है, देखो जरा, DEB, ध्यान से देखना, ये DEB एक ट्रायंगल ये है आपका, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ECD। कौन सा है, ECD। मतलब दोनों का एक ही आधार आ रहा है, ये वाला बीच वाला ये कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ये वाला। और ये दो ट्रायंगल दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं। ये दोनों कैसी लाइंस हैं, पैरेलल है लाइन। तो हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि दो समांतर रेखाओं के बीच तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब दो ट्रायंगल होने चाहिए, उनका आधार एक ही होना चाहिए, और वो दो एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने होने चाहिए, तभी उन दोनों का एरिया आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। बात समझ गए। इनका देखो आधार एक ही है और दोनों पैरेलल के बीच बनी, तो इनका एरिया आपस में क्या आएगा। तो हम कहेंगे, वो स्टेटमेंट लिखेंगे पहले कि दो समांतर रेखाओं के बीच तथा एक आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है वो, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे, अतः उस स्टेटमेंट को लिखने के बाद ये लिखेंगे, अतः क्या एरिया ऑफ DEB किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ EC आ गया ना इक्वल। जब ये इक्वल इसके है, ये पहले से इक्वल है, तो ये सारा चीज़ इक्वल हो गया इधर साइड आगे। देन हम कहेंगे अतः, हाँ, RHS इक्वल टू LHS, तब हम कहेंगे अतः AD अपॉन क्या DB किसके इक्वल आ जाएगा, AE अपॉन EC के इक्वल आ गया। बात समझ गए। ये वाला, ये इससे पहले मैंने क्या बताया आपको कि दो समांतर रेखाओं के बीच और तथा एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, नहीं सेम होता है। इसीलिए देखो ये दो त्रिभुज जो एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं और इनका आधार एक ही है, तो इनका क्षेत्रफल आपस में हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। इससे पहले स्टेटमेंट में वही लिखना है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि दो समांतर रेखाओं के बीच तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है। बात समझ गए ना। तो ये थेल्स प्रमेय हमारी क्या होगी, प्रूव हो गई अब। ठीक है, लास्ट बार स्टेटमेंट बता रहा हूँ थेल्स प्रमेय में कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींचे तो वो जो रेखा है अदर दो साइड को यानी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। ठीक है, ये हमारे पास थेल्स प्रमेय का कथन था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल से फिर दूसरी थ्योरम्स पढ़ते हैं और आगे के लिए पढ़ते हैं। ठीक है।